नमस्कार साथियों, श्री कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गिरधारी लाल शर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान का इतिहास। और आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की इतिहास के बारे में अपन ने कल वर्गीकरण किया था। कि राजस्थान का कौन सा स्थल किस काल से संबंधित है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं स्थलों में जो प्रमुख सभ्यताएं रही है वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनकी खोज और उनकी विशेषताएं, उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन ये सब अपन पढ़े उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो ऐतिहासिक खोज जो होती है, इतिहास की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं या अन्य जो एविडेंस है, इन चीजों को ढूंढने का काम, इनको खोजने का काम, स्थलों के उत्खनन का काम ये कौन करता है। तो ये हमें समझना होगा कि इसके लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कार्य करता है। ये कार्य कौन करता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कार्य करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, किसने की। राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले हमें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बारे में समझना है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI की स्थापना किसने की? सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 ईस्वी में की गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय द्वारा 1861 ईस्वी में की गई। और इसलिए मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व के पितामह। कौन? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह बात याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजस्थान में पुरातात्विक सर्वे का कार्य कब और कैसे शुरू हुआ? तो हम अगर राजस्थान में पुरातात्विक सर्वे का कार्य की बात करें तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण 1871 से। कब शुरू हुआ? 1871 से। 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल के निर्देशन में
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य जो है वो ACL कार्लाइल महोदय के निर्देशन में 1871 में शुरू हुआ था। 1902 में ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने, यह बात ध्यान रखनी है, सर जॉन मार्शल 1902 में सर जॉन मार्शल ने राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनः राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया। यानी कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में शुरू हो गया था ACL कार्लाइल के निर्देशन में, और उसके बाद में इसका पुनर्गठन कब हुआ? 1902 में, और यह कार्य किया था सर जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल यही व्यक्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। तीन चीजें क्लियर हो गई। पहली बात, भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में, और इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक जनक या पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाएगा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में शुरू होता है, और किसके निर्देशन में शुरू होता है? तो ACL कार्लाइल महोदय के निर्देशन में शुरू होता है। और राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन जो है वो 1902 में सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है कालीबंगा। सबसे पहला नाम जो आता है वो कौन सी सभ्यता का आता है? कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन। कालीबंगा या कालीबंगन। कालीबंगा जो शब्द है या कालीबंगन जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियां। एंड कालीबंगन वाज ए सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि कालीबंगा की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल की एक बस्ती रही है, जिसे अपन हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल रहे हैं सैंधव सभ्यता के। अब इनमें से कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा न केवल सैंधव कालीन है, उससे पहले की भी सभ्यता है। हमने पिछली क्लास में यह देखा था कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में भी कालीबंगा का नाम आया है। का मतलब यह है कि पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन संस्कृतियां यहां विकसित हुई। तो कालीबंगा हड़प्पा काल में पूर्ण विकसित अवस्था में थी। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दो ही स्थल राजस्थान में खोजे गए हैं, एक तो कालीबंगा और एक रंग महल, और इनकी खोज के बारे में प्रश्न अक्सर उठाया जाता है। तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता जो है इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा कब, सन 1951-52 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की गई। अमलानंद घोष के द्वारा सन 1951-52 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। उत्खनन वहां पर खुदाई का जो कार्य किया गया सभ्यता के स्थलों को पहचानने के लिए, वो उत्खनन का कार्य जो किया गया था वो ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर, बाल कृष्ण थापर के निर्देशन में वहां पर उत्खनन का कार्य किया गया। बीबी लाल और बाल कृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ये दो व्यक्ति है जिनके निर्देशन में कालीबंगन सभ्यता की खोज की गई। कालीबंगा सभ्यता जो है स्थिति ये कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर, गग्गर नदी के तट पर। गग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन जो सरस्वती नदी है वो नदी जहां बहती थी उसी मार्ग पर आज गग्गर नदी बहती है और इसीलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृत नदी गग्गर है और ये प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग पर ही बहती है। गग्गर नदी के तट पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। अब कालीबंगन जो सभ्यता थी वहां पर क्या चीजें प्राप्त हुई है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। प्राप्त साक्ष्य, एविडेंस, जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता स्थल से, जो महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूछी जाती है अक्सर वो है दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि वहां पर हल चला हुआ मिला है और हल जो चला है वो जुताई भी दोहरी है,
यानी दो ओर से खेती की गई ऐसा साक्ष्य मिलता है। दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। अनुमान यह लगाया है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो लोग दो फसलें एक साथ लेते थे, और अब भी कई जगह पर दोहरी जुताई की परंपरा है, जुताई किया करते हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा से मिले। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो उत्तर आएगा कालीबंगा। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस स्थान से खिलौना हल मिला है। हल जो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना, तब उत्तर आएगा बनवाली, जो कि हरियाणा में है। वहां से हल का खिलौना मिला है, जो ये साबित करता है कि हां हल चलाना वो सीख गए थे और हल बना करके खेती करते थे। लेकिन यहां खेत के ही साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। तो खेती के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले? कालीबंगा से मिले। लेकिन अगर पूछ ले कि दुनिया में सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहां मिले, तो मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ से खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान। दूसरा, पहला साक्ष्य तो दोहरे जुते हुए खेत का है। दूसरा, अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं यानी कि हवन कुंड, जिन्हें हम हवन कुंड कहेंगे। हवन कुंड कालीबंगन स्थल से मिला है। तीसरी चीज जो कालीबंगन स्थल से प्राप्त हुई है वो है कब्रें। आयताकार कब्रें सब जगहों से मिली है, लेकिन यहां पर तीन आकार की कब्रें मिली है। आयताकार, गोलाकार और हंडिया के आकार की कब्रें मिली है। हंडिया के आकार की कब्रें, यानी वो जो शवों को गाड़ते थे, मृत शरीरों को, वो इन अलग अलग आकार की कब्रों में दफन करते थे। तो आयताकार, गोलाकार और हंडिया के आकार की कब्रें, ये तीन प्रकार की कब्रें कालीबंगन स्थल से मिली है। चौथी जो महत्वपूर्ण वस्तु यहां से मिली है वो क्या है? व्याघ्र के अंकन वाली मुहर। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्याघ्र की अंकन वाली मुहर किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो व्याघ्र के अंकन वाली मुहर कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, वहां से जो सिमिलर चीजें मिली है, एक समान चीजें मिली है, जो हड़प्पा से भी मिली है, मोहनजोदाड़ो से भी मिली है, कोटदीजी से भी मिली है, चालूदड़ो से भी मिली है, आमरी से भी मिली है, बालाकोट से भी मिली है, नागेश्वर से भी मिली है, कालीबंगा से भी मिली है, या लोथल रोपड़ से भी मिली है। तो उन चीजों का जिक्र यहां करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो सब जगह मिली है। जो विशेष चीजें किसी विशेष स्थान पर मिली है, उनके बारे में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये व्याघ्र के अंकन वाली मुहर यहां से मिली है। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पुटअप किए गए हैं, वो ये पूछा जाता है कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? भूकंप आने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं यहां पर। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा स्थल से मिले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं, आयताकार, गोलाकार और हंडिया के आकार की कब्रों का मिलना, व्याघ्र के अंकन वाली मुहर और भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है, और वो बात यह है, जो विशेष बात है वो
कालीबंगा, हड़प्पा एवं पूर्व हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। यानी कि यहां सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृति थी, जो कि इससे प्राचीन है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा कालीन स्थलों से पुराने साक्ष्य यहां पर मिल गए, जिनसे ये पता चलता है कि ये पहले भी जो ये बस्ती थी वो विकसित थी, हड़प्पाई बस्ती से पहले। वहां पर एक स्तरीकरण मिला है जिससे इस प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये कालीबंगा के बारे में जानकारियां थी। कालीबंगा के बाद में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है राजस्थान की, वो है आहड़। कौन सी सभ्यता है? आहड़। आहड़, आहड़ की सभ्यता महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। आहड़ की अगर हम स्थिति की बात करें, कहां पर है ये? तो आहड़ की सभ्यता उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च, हालांकि सही आयड़ ही होगा, क्योंकि ये नदी जो आयड़ नदी है, ये अपने उद्गम स्थल से लेकर के उदय सागर झील तक आयड़ नाम से बहती है, और उदय सागर झील से पुनः निकल करके आगे जब बहती है तब इसका नाम बेड़च है। तो कुल मिलाकर उदय सागर झील से पहले आयड़ है और उसके बाद में बेड़च है। और इस आयड़ नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई, इसलिए सही आयड़ ही होगा, लेकिन हो सकता है कहीं आयड़ के स्थान पर बेड़च आ जाए लिखा हुआ, तो यह समझ में आए। लेकिन आयड़ और बेड़च दोनों हो तब आयड़ सही रहेगा, क्योंकि ये आयड़ नदी की घाटी में विकसित हुई। और आयड़ नदी जो है, आयड़ नदी जो है वो किसकी सहायक है? आयड़ बनास की सहायक है। कौन सी नदी की सहायक है? बनास नदी की सहायक है। यानी कुल मिलाकर के ये बनास नदी की घाटी में विकसित होने वाली सभ्यता, क्योंकि आयड़ या बेड़च तो बहुत छोटी नदी है, जो प्रमुख नदी है वो बनास ही है। तो बनास नदी की घाटी में विकसित ये सभ्यता उदयपुर जिले में आयड़ नदी के तट पर। इस सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? खोज की अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल, उत्खनन जो है वो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में और एच.एन. सांकलिया,
इनके निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ था आहड़ सभ्यता का। अब अन्य नाम, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आता है। आहड़ सभ्यता के कुछ अन्य नाम भी है। कौन कौन से नाम है? सबसे प्रमुख ताम्रवती। ताम्रवती या ताम्रवती नगरी। ताम्रवती किसके लिए आया है? आहड़ के लिए आया है। दूसरा अगाटपुर। तीसरा धूलकोट। और चौथा अगाट दुर्ग। इस सभ्यता स्थल को इन 4 नामों से संबोधित किया गया। ताम्रवती नगरी, अगाटपुर, धूलकोट और अगाट दुर्ग। आहड़ सभ्यता राजस्थान की ताम्रपाषाण ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है और इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो प्रमुख जो साक्ष्य यहां से मिले हैं वो कौन कौन से हैं? प्राप्त साक्ष्य, तांबा गलाने की भट्टी। यहां पर तांबे को गलाने का कार्य होता था। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तांबा गलाने की एक भट्टी मिली है। तांबे के बर्तन, तांबे की अनेकों मुद्राएं मिली है। तांबे के बर्तन, तांबे की मुद्राएं, तांबा गलाने की भट्टी, और इसीलिए इसको कह दिया ताम्रवती नगरी, क्योंकि तांबे की बहुत सारी चीजें मिली है। लेकिन एक बहुत ही विशेष चीज यहां से मिली है, और वो विशेष चीज क्या मिली है? यहां से एक मोहर मिली है। उस मोहर के एक ओर तो त्रिशूल अंकित है और दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है, जिसके एक हाथ में धनुष है और पीठ के पीछे तर्कस है, और उसके ऊपर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। पीठ पर तर्कस, हाथ में धनुष, यूनानी भाषा में लेख एक तरफ, और दूसरी तरफ त्रिशूल बना हुआ है। ये नहीं प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनानी लेख युक्त मोहर कहां से प्राप्त हुई है, तो उत्तर होगा आहड़ से यूनानी लेख युक्त मोहर। यूनानी देवता अपोलो के चित्रांकन एवं यूनानी लेख युक्त एक मोहर मिली है, जो कि आहड़ से मिली है। पांचवी चीज, शवों को, जो डेड बॉडीज होती थी उनको, शवों को आभूषणों सहित दफनाने के साक्ष्य।
यहां के लोग शवों को आभूषणों सहित दफनाते थे। इस प्रकार के कंकाल मिले हैं जो आभूषण पहने हुए थे। और टेराकोटा बेलों की आकृतियां, टेराकोटा यानी मिट्टी को पका करके जो खिलौना बनाते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा बेलों की आकृतियां मिली है जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? बनासियन बुल कहा गया है, जिन्हें बनासियन बुल। तो टेराकोटा मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली है जिनको बनासियन बुल की संज्ञा पुरातत्ववेताओं ने दी है। यहां यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनको बनासियन बुल इसलिए कहा गया क्योंकि बनास नदी की घाटी में विकसित यह सभ्यता थी, इसलिए इसको बनासियन बुल कहा गया। और सातवीं एक इंपॉर्टेंट बात, यहां घरों की नींव में पत्थर का उपयोग और ऊपर ईंटों का उपयोग होता था। वे लोग जो आहड़ सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं, यहां एक बार प्रश्न उठा लिया गया। आजकल क्या है कि प्रश्न सीधे तौर पर न आकर के कथन के रूप में आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और फिर कथन लिखे हुए आते हैं और उनमें से फिर आपको ढूंढना होता है कितने सही है कितने गलत है। तो वहां पर यह भी एक बार पूछा गया था कि पत्थर की नींव और ऊपर ईंटें ये कहां पर मिले हैं? तो ये आहड़ से मिले। आहड़ या आगाटपुर या ताम्रवती जो नगरी के नाम से जाना गया सभ्यता स्थल है, ताम्रपाषाण और ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। और बाद के समय में भी ये आबाद रहा था स्थल, क्योंकि यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा का मिलना इस बात को साबित करता है कि ये ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में भी ये स्थल जो है वो जीवित अवस्था में रहा होगा। तभी तो यहां पर यूनानी देवता के अंकन वाला जो साक्ष्य हमें मिला है, क्योंकि यूनानी जो भारत में आए थे तो सर्वप्रथम जो यूनानियों का अटैक था वो अलेक्जेंडर का था, हालांकि वो भारत के अंदर नहीं आ सका था। उसके बाद में जो उसके वंशज थे जिन्हें इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक कहा था, वो बाद में ही आ पाए थे। तो ये सभ्यता उस समय भी जीवित अवस्था में थी, बाद में एक बार नष्ट होकर के हो सकता है वहां पुनः विकसित हुई हो, लेकिन वो साक्ष्य इस बात को साबित करता है। तीसरी जो प्रमुख सभ्यता है वो है गणेश्वर। गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति सीकर जिले में नीम का थाना के पास, नीम का थाना के पास कांतली नदी के तट पर
गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर विकसित हुई और यह सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। खोज इसकी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई। इस सभ्यता स्थल की खोज जो है वो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई। यहां से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं तांबे के बर्तन, और यहां के तांबे के बर्तनों की विशेषता क्या है? यहां के तांबे के बर्तनों की विशेषता यह है कि इनमें 99% शुद्ध तांबा मिला है। और 99% शुद्ध तांबा मिलने की वजह से इस सभ्यता स्थल को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तांबे के बर्तन, मछली पकड़ने के कांटे, और इसके अलावा यहां से जो और चीजें प्राप्त हुई है वो मिले हैं चित्रित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, चित्रित मृद भांड मिले हैं यहां पर। गणेश्वर को विशेष जो बात है वो ये है गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ये गणेश्वर सभ्यता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज और है जो नोट करने लायक है वो ये है कि यहां से संभवतया इस स्थल से हड़प्पाई स्थलों को तांबा निर्यात किया जाता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका यह मानना है कि हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो भी स्थल है, वहां पर कॉपर जो है वो संभवतया गणेश्वर से मंगाया जाता था। आज भी वहां पर खेतरी झुंझुनू वाला इलाका जो है वो पास ही है और आज भी वहां पर कॉपर की खानें हैं। तो इस बात को मान सकते हैं हम कि वहां पर कॉपर का जो है निर्यात होता था, तांबे का या तांबे से बनी वस्तुओं का निर्यात हड़प्पाई स्थलों को गणेश्वर से किया जाता था। तो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर और हड़प्पा स्थलों को तांबा सप्लाई करने वाला स्थल भी गणेश्वर। तो ये गणेश्वर से संबंधित बातें हैं।
अगला जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है वो स्थल है बेराट या विराटनगर। बेराट या विराटनगर। बेराट की सभ्यता या विराटनगर की सभ्यता जो थी, इसकी अगर हम स्थिति की बात करें सबसे पहले कि ये कहां पर है, तो बेराट की सभ्यता जो विकसित हुई वो जयपुर जिले में, जयपुर जिले में बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बाणगंगा नदी के तट पर विकसित होने वाली यह सभ्यता है बेराट या विराट नगर। ये सभ्यता का जो स्थल है, ये प्राचीन सभ्यता स्थल पाषाण काल से लेकर के और मौर्य काल तक के साक्ष्य उपलब्ध कराता है। इस सभ्यता स्थल से पाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं, इस सभ्यता स्थल से ताम्रयुगीन साक्ष्य भी मिले हैं, इस सभ्यता स्थल से लोहयुगीन सभ्यताओं के साक्ष्य भी मिले, और इस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। मौर्यकालीन साक्ष्य यानी अशोक महान के शिलालेख यहां से मिले हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिली है इस जगह से। इसलिए ये एक राजस्थान की महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल है उनमें गिना जाता है। इसकी उत्खनन का जो कार्य किया था दयाराम साहनी द्वारा, ये जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो दयाराम साहनी द्वारा उन्नीस सौ 36-37 में, उन्नीस सौ 36-37 ईस्वी में सर दयाराम साहनी द्वारा बेराट या विराट नगर की सभ्यता का उत्खनन यहां पर किया गया। अब ये जो सभ्यता स्थल है, यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो प्रमुख साक्ष्य पाषाण काल, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन एवं मौर्यकालीन साक्ष्य यहां पर मिले। इस सभ्यता स्थल की बात करें तो पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन और मौर्यकालीन सभी प्रकार के साक्ष्य यहां पर मिले हैं। यहां के प्रमुख स्थल कौन से हैं? प्रमुख स्थल 3 स्थल है, यहां पर 3 प्रमुख स्थल है। पहला भीम जी की डोंगरी, दूसरा महादेव जी की डोंगरी, और तीसरा बीजक डोंगरी। बीजक डोंगरी
भीम डोंगरी और महादेव डोंगरी, ये 3 पहाड़ियां हैं और इन तीनों स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी और बीजक डोंगरी कहां पर है, तो ये विराट नगर जो कस्बा है उसके पास में ही, वहां पर ये स्थल है विराट में। अब यहां पर अशोक का शिलालेख भी मिला है, यहां पर अशोक का शिलालेख भी मिला है। विराटनगर से विराटनगर के पास सन 1937 में ईस्वी में कैप्टन बर्ट, यह नाम याद रखना है, कैप्टन बर्ट, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। कैप्टन बर्ट ने अशोक के लघु शिलालेख बाबरू शिलालेख की खोज की। अशोक के बहुत सारे शिलालेख पूरे भारत में मिले हैं, एवं पाकिस्तान में भी मिले हैं, और उन शिलालेखों में वृहद और लघु शिलालेख मिले हैं। जो लघु शिलालेख है उनमें से एक शिलालेख बाबरू का शिलालेख है, और ये बाबरू का शिलालेख कहां पर मिला है, विराटनगर के पास की पहाड़ी की तलहटी में एक शिलाखंड पर यह शिलालेख मिला है। और उसको वहां से मेजर बर्ट ने इसको ढूंढा था, मेजर बर्ट ने 1937 में इसको ढूंढ लिया था, और वहां से फिर इसको काट करके कोलकाता संग्रहालय में पहुंचा दिया गया है। ये आज की तारीख में कोलकाता संग्रहालय में बाबरू का शिलालेख। हालांकि एक संग्रहालय विराटनगर में भी है, लेकिन वहां पर यह शिलालेख उपलब्ध नहीं है, बाकी की बहुत सारी चीजें वहां पर मिलती है। तो ये बाबरू का शिला, इसका नाम बाबरू का शिलालेख क्यों है, तो वहां पास में एक बाबरू गांव है, बाबरू एक गांव का नाम है जो विराटनगर के पास में ही है। कैप्टन बर्ट जब यहां खोज के लिए आया था तो उसने अपना डेरा जो है वो बाबरू गांव में डाला था। हालांकि सही बात यह है कि यह शिलालेख बाबरू में नहीं मिला है, यह शिलालेख पहाड़ी की तलहटी में मिला है, जो बाबरू गांव से थोड़ा दूर है, विराटनगर से भी थोड़ा सा दूर है। लेकिन क्योंकि वो बाबरू गांव में ठहरा हुआ था, इसलिए उसको नाम, वो बाबरू नाम याद था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया बाबरू का शिलालेख या बाबरू विराटनगर का शिलालेख। ये किसका शिलालेख है, अशोक का शिलालेख। अशोक जो मौर्य वंश के प्रमुख शासक हुए हैं, उनका एक शिलालेख बाबरू गांव से मिला है। देखो इस शिलालेख में क्या लिखा है, महत्वपूर्ण बात, इस शिलालेख में बुद्ध, संघ और धम्म का उल्लेख है। बुद्ध, संघ, धम्म, ये बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कह सकते हैं अपन। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म का जो रूट था जिसे धम्म कहा, अशोक का धम्म। तो यहां पर बेराट के पास में इस प्रकार का अशोक का शिलालेख मिला। कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा और कोलकाता के संग्रहालय में अभी ये सुरक्षित है। इसके अलावा यहां पर क्या मिला है, इस स्थल से
बौद्ध मठ मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित मठ एवं स्तूप बौद्ध मठ और स्तूप भी इस स्थान से मिले हैं। विराटनगर से सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं मिली है। सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं मिली है, जो कि संख्या में कितनी है? 36 मुद्राएं मिली है। इस स्थल से 36 मुद्राएं मिली है। इन 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं पंचमार्क है। 8 मुद्राएं हैं, वो कैसी है? पंचमार्क, जिन्हें हम आहत कह सकते हैं। 8 मुद्राएं तो पंचमार्क है, यानी आहत, आहत मुद्रा जिसको कहते हैं। 8 मुद्राएं तो पंचमार्क तथा अन्य जो बाकी की 28 मुद्राएं हैं, वो 28 मुद्राएं वो किसकी है? इंडो ग्रीक, या हम कह सकते हैं हिंद यूनानी शासक। ये इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं हैं, जो बैक्टीरियन या इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, या जिन्हें यवन शासक कहा जाता है, इंडो ग्रीक शासक। और उस शासक का नाम क्या है? मिनांडर। इंडो ग्रीक शासक जो है इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की है। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के काल की है। मिनांडर, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने मिलिंद के नाम से पुकारा है, वैसे मिनांडर जो है वो हिंद यूनानी शासक हुआ करता था और भारत के काफी बड़े हिस्से पर उसने शासन किया था। उसके काल की मुद्राओं का मिलना, यानी बेराट की सभ्यता जो थी वो लंबे समय तक एक चलने वाली सभ्यता थी। यूनानी जो आक्रांता थे या यवन आक्रमणकारी थे, उनसे संबंधित साक्ष्य भी यहां पर मिले हैं। मिनांडर नाम का जो शासक था, उसकी ये मुद्राएं वहां पर मिली है। और इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है, और वो बात ये है कि चीनी यात्री जिसका नाम था वैनसांग, चांगचेंग, चाइनीज में कहे तो चांगचेंग, हिंदी में कहे तो वैनसांग नाम का चीनी यात्री वैनसांग 634 ईस्वी में विराटनगर आया था। सातवीं शताब्दी में वैनसांग का भारत भ्रमण और वैनसांग का जो यात्रा विवरण है, वैनसांग ने अपने यात्रा विवरण CU की, वैनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? CU की। ये वैनसांग की पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उसने
भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में डिटेल से लिखा है। हालांकि उसका जो अध्ययन का मुख्य विषय था वो बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म से के बारे में जानने के लिए वो आया था, लेकिन उसने संपूर्ण भारत की यात्रा की, बौद्ध धर्म के बारे में जाना और उस परिप्रेक्ष्य में उसने ये चीजें जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में भी काफी कुछ जानकारियां हमें प्रदान की है, भारतीय इतिहास को प्रदान की है। तो विराटनगर में वैनसांग का आगमन भी हुआ था। ये थी विराट की सभ्यता। तो आज हमने 4 प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कालीबंगा की सभ्यता फर्स्ट, सेकंड आहड़ की सभ्यता, थर्ड गणेश्वर की सभ्यता और फोर्थ बेराट या विराटनगर की सभ्यता। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। यहां से कई प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना अगला चैप्टर होगा उसमें हम शेष बची हुई राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।